हेलो बच्चों। ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स के दिमाग में जो एक क्वेश्चन चल रहा था कि आखिरकार जो हमारे बोर्ड के पेपर कैंसिल हुए हैं, अब हमें किस बेसिस पर मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा। और सीबीएसई ने पूरा क्राइटेरिया आपके सामने हमारे सामने रख दिया है। उन्होंने पूरा डिटेल में बात कर दी है कि किस बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, और इस वीडियो में उस क्राइटेरिया पर डिटेल में एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको पहले एक ओवरव्यू देता हूं कि किस तरीके से मार्किंग अलॉट होगी। 30-30-40 30-30-40 इस तरीके का अलाइनमेंट किया गया है। ये क्या है, मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। जैसे कि आपको मालूम है, हमारे 12th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें कुछ पोर्शन थ्योरी का होता है और कुछ पोर्शन प्रैक्टिकल का होता है, इंटरनल असेसमेंट का होता है। अब ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। अगर मैं बात करूं तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें थ्योरी 80 और प्रैक्टिकल 20, कुछ में थ्योरी 70 और प्रैक्टिकल 30, कुछ में थ्योरी 60 और प्रैक्टिकल 40, कुछ में थ्योरी 50 और प्रैक्टिकल 50, और कुछ में थ्योरी 30 और प्रैक्टिकल 70 मार्क्स का होता है। इस तरीके से हमारे पूरे करिकुलम में सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैं फिजिक्स का एग्जांपल लेता हूं। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है 12th क्लास में, साइंस स्ट्रीम का। उसमें थ्योरी के जो मार्क्स होते हैं बच्चों, वो होते हैं 70 मार्क्स, और प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं बच्चों, वो होते हैं 30 मार्क्स। सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन किया है कि सभी स्कूलों में प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट हो चुके हैं, और सभी स्कूल्स ने सीबीएसई को उसके मार्क्स अलॉट कर दिए हैं, उसके मार्क्स दे दिए हैं, उनकी मार्क्स की जो लिस्ट है वो दे दी है। तो हर सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल में जो मार्क्स स्कूल ने दे दिए हैं सीबीएसई को, वही मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो प्रैक्टिकल का मार्क्स तो क्लियर हो गए। लेट्स से फिजिक्स का मैंने एग्जांपल लिया है, तो फिजिक्स के 30 मार्क्स तो आपके क्लियर हो गए। मान लीजिए किसी स्कूल ने किसी बच्चे को प्रैक्टिकल में 30 में से 28 मार्क्स दिए हैं, और सीबीएसई में वो लिस्ट जा चुकी है, तो उस बच्चे के 28 मार्क्स फिक्स हो गए हैं आउट ऑफ 30। ये प्रैक्टिकल के हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं बच्चों, जो थ्योरी में, जो थ्योरी का जो 70% का जो वेटेज है, उसमें कैसे मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये जो 30-30 और 40 का जो फॉर्मेट है वो थ्योरी पर एप्लीकेबल है। पहली बात, एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। 30-30-40 का जो फॉर्मेट है वो एप्लीकेबल है बच्चों किस पर, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के मार्क्स पर। क्लियर एकदम। अब ये 30-30-40 का फॉर्मेट क्या है, इसको समझते हैं बच्चों सिंपल एग्जांपल से। जैसे कि आपको मालूम ही है, ड्यूरिंग दिस सिचुएशन क्लासेस भी ऑनलाइन गई हैं। कुछ स्कूल्स में जो एग्जाम हुए हैं, इनिशियल एग्जाम जिसे हम मिड टर्म एग्जाम या यूनिट टेस्ट बोल सकते हैं, वो ऑनलाइन लिए गए हैं। प्री बोर्ड की बात करें तो कुछ जगह ऑनलाइन हुए हैं और कुछ जगह ऑफलाइन भी हुए हैं सक्सेसफुली। तो एक फेयर रिजल्ट नहीं बनता अगर हम खाली 12th के बेसिस पर मार्क्स अलॉट कर देते। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कहा कि हम 3 सेगमेंट में इसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट 30 10th, नेक्स्ट 30 11th, एंड नेक्स्ट लास्ट 40 12th। अब ये क्या है, इसको जरा समझें। अगर मैं बात करूं 70 मार्क्स के थ्योरी के फिजिक्स के पेपर की, तो 30% ऑफ 70 मार्क्स होता है बच्चों 21 मार्क्स। अगेन सेकंड 30% अगेन 21 मार्क्स, और लास्ट का 40% ऑफ 70 मार्क्स 28। तो ये जो 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर है, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड हुआ है बच्चों। 21 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 28। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। अब ये फर्स्ट 30%, दैट मींस 21 में से कितने मार्क्स और कैसे अलॉट होंगे उसको समझिए जरा। उन्होंने क्लियरली बोला, बच्चे के 10th बोर्ड में, 10th क्लास में जो 5 सब्जेक्ट्स में से, जो 5 मेन सब्जेक्ट्स में से जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट होंगे, बहुत ध्यान से सुनना, 5 मेन सब्जेक्ट में से जो बेस्ट 3 मतलब हाई स्कोरिंग
3 सब्जेक्ट्स जो होंगे उनके थ्योरी के मार्क्स का जो एवरेज होगा उसका 30% जो होगा वो यूनिफॉर्मली हर सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? क्लियर एकदम? मतलब कि जो फर्स्ट 21 मार्क्स होंगे वो आपको किस बेसिस पर दिए जा रहे हैं बच्चों? आपकी 10th सीबीएसई बोर्ड के 5 मेन सब्जेक्ट्स के 3 हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के थ्योरी के एवरेज मार्क्स के बेसिस पर। क्लियर है एकदम? और इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये काफी अच्छा और आप लोगों के फेवर में डिसीजन है। अब जो नेक्स्ट 31% है बच्चों, मतलब कि नेक्स्ट 21 मार्क्स, उसको किस बेसिस पर दिया जाएगा बच्चों? उसको 11th की, बहुत ध्यान से सुनना, उसको 11th क्लास की, क्योंकि जो सब्जेक्ट 12th क्लास में है वही सेम सब्जेक्ट आपके 11th क्लास में होंगे। क्लियर एकदम? तो मान के चलिए फिजिक्स की मैं बात करता हूं, तो 11th क्लास में फिजिक्स में फाइनल एग्जाम में, ध्यान से सुनना, 11th क्लास में फिजिक्स में फाइनल एग्जाम में जितने भी थ्योरी में आपके मार्क्स स्कोर हुए थे उसका 30% आपको अलॉट किया जाएगा। क्या एकदम क्लियर है ये 11th का कंसेप्ट? और ऐसा ही बाकी सभी सब्जेक्ट्स में होगा। अब लास्ट के जो 40% है बच्चों, मतलब कि अगर मैं बात करूं 70 मार्क्स वाले थ्योरी वाले पेपर की, मतलब कि 28 मार्क्स की, तो बच्चों वो मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द 12th क्लास। अब बच्चों इस पर हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालाइज करने की ज़रूरत है और एक एक पॉइंट को मैं 40% वाले सेगमेंट के एक एक पॉइंट को डिस्कस करने जा रहा हूं और एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अब बच्चों इन सभी प्रोसेस के लिए, इन सभी मार्क्स एलोकेशन के लिए हर स्कूल में एक रिजल्ट कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल, 2 सीनियर मोस्ट टीचर्स जो कि 12th क्लास को पढ़ाते हों और 2 एक्सटर्नल टीचर्स जो कि उस पर्टिकुलर स्कूल के नेबरिंग स्कूल से होंगे जो कि 12th क्लास को पढ़ाते होंगे। तो टोटल 5 मेंबर की टीम होगी जो सारी चीज़ों को रेगुलेट करेगी। अब बच्चों 12th के इंटरनल बेसिस पर जो 40% मार्क्स अलॉट होंगे वो यूनिट टेस्ट या फिर मिड टर्म एग्जामिनेशन जो कि मोस्टली ऑनलाइन बेसिस पर हुआ है या फिर प्री बोर्ड के बेसिस पर दिए जाएं, ये पूरी जिम्मेदारी, इसकी पूरी जिम्मेदारी होगी रिजल्ट कमेटी की। इसमें सीबीएसई कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ये पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? रिजल्ट कमेटी की बच्चों। और हाँ, सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन किया है किसी तरीके की कोई कंपैरिजन नहीं की जाएगी कि कोई स्कूल मिड टर्म एग्जाम को जो है रेफरेंस मान रहा है और कोई स्कूल जो है प्री बोर्ड को रेफरेंस मान रहा है। इसका एक और रीजन ये है बच्चों, क्योंकि स्कूल टू स्कूल बहुत चीजें वेरी करेंगी, जैसे कि एग्जामिनेशन पेपर का डिफिकल्टी लेवल, जो कि इंटरनल एग्जाम हुआ है उसका डिफिकल्टी लेवल, हर स्कूल का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन कि किसी पर्टिकुलर स्कूल में ऑनलाइन बेसिस पर हुआ है, किसी पर्टिकुलर स्कूल में ऑफलाइन बेसिस पर हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12th क्लास में कुछ पेपर नहीं दिए या फिर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई भी एग्जाम नहीं दिया, तो इसकी भी पूरी जिम्मेदारी स्कूल कमेटी को दी गई है। ये बात इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि कोई भी री एग्जाम तो नहीं होगा, मतलब कि दोबारा से उन बच्चों का एग्जाम तो नहीं होगा। अब क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पर उनको मार्क्स देने हैं उन बच्चों को जिन्होंने कोई भी एग्जाम नहीं दिया या कुछ एग्जाम जिन्होंने स्किप किए हैं, वो पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? रिजल्ट कमेटी की होगी। अब बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं बात करूं 10th के बेसिस पर जो मार्क्स दिए जा रहे हैं 30%, वो तो स्टैंडर्ड पैरामीटर को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने 10th के बोर्ड एग्जाम दिए हैं और उनके रिजल्ट सीबीएसई के पास भी हैं और सभी स्कूल के पास भी हैं।
लेकिन जो मार्क्स 11th के बेसिस पर 11th की परफॉर्मेंस के बेसिस पर दिए जा रहे हैं और 12th की परफॉर्मेंस के बेसिस पर दिए जा रहे हैं, वो एक इंटरनल मुद्दा हुआ। मतलब वो एक इंटरनल पैरामीटर है, मतलब कि स्कूल लेवल पर वो मार्क्स दिए जा रहे हैं। अब सीबीएसई ने इस बात को एंश्योर किया है कि कहीं किसी तरीके का कोई घपला ना हो, कहीं किसी तरीके का कोई वेरिएशन ना हो, तो उन्होंने एक ब्रॉड डिवीजन दिया है मार्किंग स्कीम का कि इन सभी पैरामीटर के अंदर ही आपको वर्कआउट करना है। अब इस चीज को मैं बच्चों बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक स्कूल है XYZ। अब 20 से 21 वाले सेशन में उस स्कूल के बच्चों ने बोर्ड के एग्जाम नहीं दिए हैं, लेकिन उस स्कूल ने लास्ट 3 ईयर में जो परफॉर्मेंस करी है उसका जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस है, लेट्स से लास्ट ईयर उसने परफॉर्म किया ऑन एन एवरेज 70%, उससे पहले उसने परफॉर्म किया ऑन एन एवरेज 75%, उससे पहले उसने परफॉर्म किया था ऑन एन एवरेज लेट्स से 72%। तो 75% को एक रेफरेंस लेवल माना जाएगा। अब ये रेफरेंस लेवल क्या है कि जो भी मार्क्स स्कूल अलॉट करेगा ऑन एन एवरेज स्कूल की जो परफॉर्मेंस है वो 70 से 80% के रेंज में ही होनी चाहिए। मतलब उन्होंने ±5% 5 मार्क्स का वेरिएशन रखा है। ऐसा नहीं है कि आप सभी को फुल मार्क्स अलॉट कर दो या जो भी है XYZ। मतलब कि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए सीबीएसई ने एक डिवीजन दिया है। अब बच्चों कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के दिमाग में हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर देने की मैं यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश करूंगा। जैसे कि असेसमेंट ऑफ मोर देन 5 सब्जेक्ट्स, कि सर जिसने भी 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट लिए हैं उनका कैसे असेसमेंट होगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपके मेन 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं पूरी तरह से लिस्ट बन जाएगी, तो उनके जो टॉप 3 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं उनका जो एवरेज होगा वो मार्क्स आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में जो कि अदर देन मेन 5 सब्जेक्ट्स हैं उसमें अलॉट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसमेंट ऑफ न्यू सब्जेक्ट, मतलब कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट भी होगा जिसका एग्जामिनेशन पहली बार हो रहा होगा, तो उसमें भी बच्चों मार्क्स इसी के बेसिस पे दिए जाएंगे कि जैसे ही आपके मार्क्स सभी सब्जेक्ट्स में मार्क्स अलॉट हो जाएंगे, तो जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट होंगे उसके मार्क्स उस नए सब्जेक्ट्स में अलॉट कर दिए जाएंगे। एक कॉमन क्वेश्चन, क्या इस बार री इवैल्यूएशन होगा? तो सीबीएसई ने साफ कहा है नहीं, इस बार ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। आफ्टर प्रिपेयरिंग द रिजल्ट्स, जब भी रिजल्ट प्रिपेयर हो जाएंगे, जो भी स्टूडेंट इस स्कीम में इस वेरिएशन में नहीं होंगे, मतलब कि जो स्टूडेंट्स इस चीज़ को इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा होगा उसको कंपार्टमेंट कैटेगरी में डाला जाएगा, मतलब कि उसके कंपार्टमेंट के पेपर कंडक्ट होंगे। नाउ एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉलिसी फॉर प्राइवेट एंड सेकेंड टाइम कंपार्टमेंट स्टूडेंट? तो उन्होंने क्लियरली कहा है जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं और जो सेकेंड टाइम कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम कंडक्ट होगा, एक एप्रोप्रिएट टाइम में उनका एग्जाम कंडक्ट होगा। जब भी ये सारी सिचुएशन नॉर्मलाइज होंगी तब उनका एग्जाम लिया जाएगा। एक और अनाउंसमेंट की गई है कि इस बार ना ही कोई मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, ना ही टॉपर्स की लिस्ट निकाली जाएगी। और हाँ, एट द एंड अगेन उन्होंने ये बात बोली है कि आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो भी बच्चे सेटिस्फाई नहीं होंगे वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उनके एग्जाम लिए जाएंगे, लेकिन मेन सब्जेक्ट्स के एग्जाम होंगे जब सिचुएशन नॉर्मल होगी, और जो एग्जाम लिया जाएगा और उसमें जितने भी मार्क्स आएंगे वही मार्क्स फाइनलाइज माने जाएंगे। नाउ आई होप ये 30-30-40 का फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएंगी। प्रॉब्लम यहाँ पर सिंपल सी यही है, एक छोटी सी प्रॉब्लम यही है बच्चों कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो 11th को
11th को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि 11th के मार्क्स भी 12th में कंसीडर करेंगे जाएंगे, और इवन किसी ने ये चीज़ नहीं सोची थी। लेकिन अब सिचुएशन ही ऐसी है और गवर्नमेंट के पास कोई और चारा भी नहीं है सिवाय इसके। नाउ एक और चीज़, वो स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं 12th क्लास तक भी, वो इवन प्री बोर्ड्स तक भी सीरियसली नहीं लेते, या फिर यूं कहें वो सोचते हैं कि प्री बोर्ड तक हम कंपटीशन की तैयारी करते करते एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लेंगे, जिससे कि हम बोर्ड में अबव 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो उनके लिए ये फॉर्मेट एक ड्रॉबैक भरा रह सकता है। नाउ अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमें कंपटीशन बीट करना है तो उसमें 12th के मार्क्स का ज़्यादा योगदान तो नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आफ्टर योर ग्रेजुएशन और इवन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और अगर आफ्टर योर ग्रेजुएशन अगर आप अब्रॉड पढ़ाई के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पर 10+2 और 12th के एकेडमिक्स में जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मतलब कि ये 30 और 40 का फॉर्मेट वहाँ पर आपको हिट कर सकता है। इवन कुछ जॉब्स में भी 10+2 10th और 12th के एकेडमिक्स के जो मार्क्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये 30 और 40 का फॉर्मेट आपके लिए कुछ हार्मफुल साबित हो सकता है। बट वही इन द एंड गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं, और यही बेस्ट सूटेड फॉर्मेट भी है। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। थैंक यू।